नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे मध्य प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिनका अब तक का करियर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। एक अपराइट और मजबूत फैसलों के साथ, विनम्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले अधिकारी की छवि लेकर वो आगे बढ़ते रहे हैं। और वर्तमान में वो एक्साइज कमिश्नर के दायित्व पर हैं और इसके पहले श्योपुर और टीकमगढ़ में वो कलेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी, क्योंकि करीब करीब 14 साल की जो उनकी सेवा है, एक सीनियर, बल्कि आप कह सकते हैं कि आधे से कुछ कम रास्ता वो अपनी सेवा का तय कर चुके हैं। 2010 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं अभिजीत अग्रवाल जी, जिनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। इस कार्यक्रम में सर हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। तो आप भी आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वो। कैसे आप अगर पीछे जाते हैं तो देखते हैं झारखंड में, मूल रूप से तो आप राजस्थान से हैं, लेकिन झारखंड में जो आपका पढ़ाई लिखाई का समय था, 15-16 वर्ष की आयु का, उस समय क्या सपने थे मन में, क्या सोच और दृष्टि थी कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है? बेसिकली मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जी। और मारवाड़ी फैमिली से, ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से, जहाँ बचपन से हम लोग को सिखाया गया कि आपको आगे जाके इसी बिज़नेस को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है जी। बल्कि मैं कहूँ तो 7वीं 8वीं से हम लोग दुकान हम्म, में हम्म, सहयोग करना, हम्म, जाना, और 9वीं 10वीं में काफ़ी हम्म, इंगेज रूप से काम करते थे। जी। तो पढ़ाई लिखाई का मन भी होता था, लेकिन ये भी लगता था कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद कुछ हम्म, अपने लिए और परिवार के लिए अच्छा कर पाएँ। हम्म, तो समहाउ फिर ये हुआ कि घर वालों ने बाहर भेज दिया हम्म, और मैं 12वीं की पढ़ाई करनी, 11वीं 12वीं सेंट जेवियर्स रायपुर चला गया। अच्छा। वहाँ से एक मतलब हम्म, अपने एरिया से निकल के बाहर गए तो वो एक हम्म, रास्ता मिला, और वहाँ फिर दोस्तों के साथ मिल करके फिर मैं कोटा चला गया हम्म, आईआईटी की तैयारी करने, और फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। हम्म, हम्म, तो वहाँ से एक जो दिशा मिली, जी। और उस तरीके से फिर आगे बढ़ते चले गए। और जब आप वहाँ पहुँचे आईआईटी में, तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या है आईआईटीएंस की जो अखिल भारतीय सेवा की जी, तरफ रुख करते हैं। तो क्या ये वही आईआईटी कानपुर ही वो फर्टाइल ज़मीन बनी कि जिसने आपको प्रेरित किया इधर आने के लिए? मैं कहूँगा कि रादर आईआईटी कानपुर जाना मेरा वो डिसीजन का पॉइंट था। हम्म, सिविल सेवा में आना मेरा लगभग 10th के बाद मैंने सोचा था। हम्म, दो मेरे परिवार में कोई भी सिविल सेवा में नहीं था, तो जी। जो भी जानकारी लगी या जो भी हुआ, इच्छा ये थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। हम्म, तो और इंजीनियरिंग में थोड़ा और साइंस सब्जेक्ट में रुचि भी थी। तो जब हम्म, आईआईटी में दाखिला हुआ तो लोगों ने बताया कि आईआईटी कानपुर सबसे सूटेबल है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। हम्म, हम्म, तो आईआईटी कानपुर जाना वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन आप कह लें हम्म, कि था कि आईआईटी कानपुर में जा कर के पढ़ाई करेंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो हम्म, डे वन से, हम्म, बल्कि मैं जब पहले दिन कॉलेज गया तो मुझसे पूछा गया कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो आई वॉज जी, वेरी क्लियर। जी, जी। बट वहाँ के एकेडमिक्स में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट क्या देयर। बात है! वाह, तो ये वाह! था कि वहाँ की पढ़ाई को कभी भी हम्म। ताक पे नहीं रखते हुए वहाँ ठीक से ही। सर, ये कॉन्फिडेंस जो आपके भीतर है, जी, ये मैं कहूँगा ये बड़ी बहुत मजबूत अपने भरोसे पर और अपनी मेहनत से आता है कि लक्ष्य आपका 10वीं से क्लियर है। आईआईटी कानपुर को आप इसलिए चुनते हैं कि वो सबसे बढ़िया प्रिपरेशन का मोड है, जी। सबसे अच्छा। और आप पहले दिन ही वहाँ कहते हैं कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये इसका आधार क्या बनता है? कई यंगस्टर्स देखते हैं जो बेचैन होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इतना आत्मविश्वास नहीं होता। कैसे आता है ये विश्वास? देखिए, आत्मविश्वास में ये होता है कि जीवन में ईश्वर मौके देता है। हम्म, आपको कोई एक लक्ष्य को दृढ़ता से लेके चलना चाहिए, मेरा मानना है। हम्म, और दृढ़ता से जब हम लेते हैं तो हमें ऊपर वाला भी काफ़ी शक्ति देता है उस दृढ़ता पे अडिग रह के काम करने के लिए। हम्म, और मेरे परिवार में मैंने काफ़ी संघर्ष भी देखा है। माय फादर डाइड इन व्हेन आई वाज इन आई मतलब कोटा, हम्म, और बड़ा ही वो मतलब दुखद वो था। ही वाज शॉट डेड। अरे ओ! तो वो जो घटनाक्रम था मेरे जी, 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 मतलब निजी परिवार में, उस जी, घटनाक्रम से मतलब झंझोर तो मिला, लेकिन उससे एक मजबूती भी मिली कि मुझे आगे बढ़ना है।
जी। और जो भी टारगेट ले रहे हो उसको बड़े उससे लेकर के चलना है। ये आपने बड़ी, तो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन जी। अंडरस्टैंड कि उस टेंडर एज में तो आप इतने गहरे पीड़ा को जी। कैसे आपने झेला होगा। तो तो सर जी क्योंकि मैं जी। एक और बात कहूँगा, बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे आईआईटी में, हम्म, सिविल सर्विसेज का वो होता था, उनको तैयारी करने का मन था, बट फोर्थ ईयर में वो शायद जॉब को पा करके उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने का जज्बा उन्होंने छोड़ दिया। हम्म, मतलब लगभग जितने लोग थे तैयारी करने के इच्छुक, उसमें से 10% लोग ही हम्म, लगभग आगे तैयारी करने के लिए बढ़े। बिकॉज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एग्जॉस्टिव होती है और हम्म, आपको काफ़ी चीज़ें ताक पे रखनी होती है काफ़ी। हम्म, तो और वो जो एज होती है वो करियर के बड़े गोल्डन एज होते हैं। गोल्डन एज होगा। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने जो जीवन में एक गोल लिया है उसको लेकर के मैं पूरी शिद्दत से लगूं, हम्म, और ईश्वर नहीं होगा तो ईश्वर मेहनत करके कहीं ना कहीं और अच्छी जगह ही हम्म, आगे भी जाएंगे। ये आपने तय जी। किया हुआ था। एक सवाल मेरे क्योंकि जहन जीवन में जी, कभी ये मलाल नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ सोचा और और उसके उसको प्रति हाँ, पूरा तन मन धन से हम लग कर करके नहीं उस पर पाए, मेहनत नहीं करी। नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई लोग बड़ी जल्दी जो टूट जाते हैं और बड़ी जल्दी बिखर जाते हैं, हाँ, क्या आप महसूस करते हैं, मैंने आपसे अभी तक के कन्वर्सेशन में 4-5 बार ईश्वर का उल्लेख सुना, क्या आस्तिकता ईश्वर के प्रति जो हमारा अगाध विश्वास है, क्या ये आत्मविश्वास की मजबूती का या एक पॉजिटिविटी का, एक अफर्मेटिव एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा कारण बनता है? अ, ईश्वर में आस्था या पॉजिटिविटी एक मतलब जो मुझे लगता है इट कम्स फ्रॉम, मैं वर्क इज़ वर्शिप थ्योरी को बिलीव करता हूँ। हम्म, अगर हम जिस भी काम को करें उसको बड़ी शिद्दत से, मेहनत से और लगन से करें, हम्म, तन्मयता से, और हम पॉजिटिव रहें, हम्म, तो ईश्वर यही चाहते। हम्म, और इस थ्योरी को मैं मानते हुए हमेशा पॉजिटिविटी से काम करने की इच्छा रखता हूँ। चाहे तैयारी भी हो तो नेगेटिविटी कभी सेट इन नहीं होने देना। हम्म, और नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में नहीं होती तो आप जितना भी समय अध्ययन करते हैं वो बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। हम्म। तो ये थ्योरी जो है हमेशा मेरे जीवन में तो बहुत पॉजिटिवली काम करे। निगेटिविटी सर कई तरह की होती है जी। और बहुत छिप के भी वार करती है और खुल कर भी वार करती है। तो कई बार हमारे सहयोगी हमारे लिए नेगेटिविटी का कारण बन जाते हैं, कई बार हमारा परिवार बन जाता है, कई बार हमारी परिस्थितियां बन जाती हैं। इतनी तरह की नेगेटिविटी है, तो आपका मंत्रा क्या रहा इससे निपटने का? मैंने सबसे पहले तो अपने परिवार को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा। हम्म, जो भी निर्णय लिए या निर्णय के लिए अग्रसर हुए उसमें उनको हमेशा उनकी सहभागिता रखी, उनसे पूछ करके उनको हम्म, कॉन्फिडेंस में लेकर करके किया। और दूसरा, हमेशा ये पॉजिटिव फ्रेमवर्क से किया कि अगर हम किसी गोल को लेके चल रहे हैं हम्म, तो उसमें समय देना पड़ेगा, उसमें एफर्ट मारना पड़ेगा। एफर्ट करने पड़ेगा। और फिर ईश्वर या नहीं होता उसमें तो कोई ना कोई एक आपके पास प्लान भी होना चाहिए हम्म, करियर के टर्म्स में। तो इसीलिए एकेडमिक्स को हमेशा एक प्राथमिकता रखी कि आईआईटी में जो ग्रेड्स हों या आईआईटी में जो हमारे रिजल्ट्स हों वो ठीक हों, हम्म, जिससे कि अगर भविष्य में मान लीजिए सिविल सेवा में नहीं होता हम्म। किसी भी कारण से तो मैं एकेडमिक्स में या कहीं जॉब परस्यू कर सकूँ। तो प्लान बी भी रेडी प्लान था भी रेडी आपका? होना चाहिए। हाँ। और हम कभी भी एकेडमिक्स को, अपना जो कोर एकेडमिक्स ग्रेजुएशन है उसको ताक पे रख के तैयारी ना करें, मेरा ये मानना है। हम्म, उसमें अगर हम अच्छे होते हैं तो किसी भी जगह हम, हमारा रिज्यूमे या हमारे देख करके कहता है कि इस व्यक्ति ने जीवन में मेहनत करी है एंड ही इज़ वेरी केपेबल। हम्म, वो चीज़ हमेशा दिखनी चाहिए। बाकी कॉम्पिटिशन्स में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट या एक एलिमेंट ऑफ लक तो हमेशा रहता है, कितनी भी आप तैयारी कर लें। कितनी भी तैयारी कर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है कि और कितनी ख़ास आप करके तैयारी सिविल कर लें। सर्विसेज में जी। वो एलिमेंट ऑफ लक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। हम्म, क्योंकि मैं एक उदाहरण दूंगा, जब मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा था हम्म, तो मैंने सेंटर से निकल करके ही कह दिया हम्म, कि मेरे 1000 से 1500 के बीच में रैंक आ जाएगी, पेपर ठीक है। हम्म, हम्म, क्योंकि जेई इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। हम्म, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता रहता है। कि ये हो जाएगा। सिविल सर्विसेज में चूँकि इसका नेचर बड़ा सब्जेक्टिव है और नंबर ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा है और बहुत मल्टी स्टेज है, हम्म, मेंस भी है फिर इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स जोड़ते हैं, तो प्रिडिक्ट कर पाना कि आप कहाँ कठिन प्लेस होता होंगे है। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्पाइट कि आप बहुत अच्छे, आपने मेहनत भी करी है और मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा। हाँ हाँ हाँ। मतलब आईएएस में अगर आप मान लीजिए 1300 मार्क्स पे आ रहे हैं तो आप आईपीएस आने सेवाओं में सिर्फ 30-40 नंबर पे अंतर पे अंतर आ जाता होता है। हाँ हाँ। तो वो क्षण जब आया, जब आप सेलेक्ट हुए जी। और आपने एज्यूम किया ऑफिस अपना,
तो जाहिर है बहुत खुशी का मौका तो था, लेकिन चूंकि आपने सब कुछ तय कर रखा था, तो ये भी आपने फील किया होगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि खुशी नहीं हुई, लेकिन आपको लगा कि हाँ अब एक अगले नेक्स्ट लेवल चैलेंज की तरफ बढ़ना होगा। तो वो आपने क्या सेट किया जैसे ही आपने इस सफलता को पाया और पहली अपनी ड्यूटी ज्वाइन की? जी। जी। मेरी पहली मतलब फील्ड पोस्टिंग एसडीएम मैहर के रूप में थी। अच्छा। जी। और मैं माता की बहुत कृपा मानूंगा कि माता हम्म, ने मुझे ये सौभाग्य दिया बिल्कुल वहाँ ठीक पे बात है, काम करने ये का। बड़ा। और इंटरेस्टिंगली मैं पहला डायरेक्ट एसडीएम था वहाँ पे मैहर में कभी भी। हम्म, तो हम्म, मेरे लिए मतलब कोई पुराना पैमाना नहीं था, ना ही कोई बेस लाइन था। हम्म, तो जो कुछ भी माता ने कराया और ईश्वर की कृपा से रहा, तो काफ़ी मेरे को काफ़ी संतुष्टि मिली मैहर में 1 साल काम करके। वाह। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैहर उस समय एक इंडिपेंडेंट एसडीएम के रूप में हम्म, काम करते थे और कलेक्टर के नेतृत्व में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली करने का प्रयास किया। हम्म, और पहली बार लोगों ने डायरेक्ट ऑफिसर को वहाँ मतलब महसूस किया, तो बड़ा मुझे पॉजिटिव कोऑपरेशन वहाँ के लोगों से मिला। जी जी जी। और मंदिर में, चूँकि मैहर एसडीएम मंदिर के प्रशासक भी होते थे, हम्म, तो काफ़ी मैहर मंदिर में भी काफ़ी सारे काम प्लान भी किए, कुछ काम हो भी गए, बिकॉज 1 साल का टेन्योर हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटा होता। जी जी जी। तो बहुत सारी प्लानिंग हुई। बाद में मेरे सक्सेसर जैसे केवीएस चौधरी गए हम्म, या हम्म, और भी ऑफिसर्स गए, उन्होंने भी उस चीज़ को टेकअप किया। आगे बढ़ाया उन्होंने। तो और इन्फोर्समेंट साइड पे मैंने काफ़ी काम किया। मतलब हम्म, एसडीएम का काम इन्फोर्समेंट बहुत होता है एज ए मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट उस है। पर मैं बिलीव करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और मैजिस्ट्रेसी शुड बी देयर। तो उस पर काफ़ी काम किया और काफ़ी सारी रेड्स करी। एंड मैहर बहुत बड़ा माइनिंग का एरिया बहुत था, बड़ा एरिया है मायने तो वहाँ पे काफ़ी वो किया। और एक चीज़ मैंने हमेशा प्लान करी, मैंने अभी मसूरी में भी एक लेक्चर में कहा था कि चूँकि 1 साल बहुत छोटा पीरियड होता है, हम्म, तो आप 2 या 3 चीज़ें ऐसी प्लान करिए जो आप वहाँ पे एक कंट्रीब्यूट कर पाए। हम्म, तो वहाँ पे एक 1996 से बैडमिंटन कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े से प्लिंथ लेवल तक बना हुआ था। हम्म, तो जन सहयोग से वहाँ लगभग 30-40 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हम्म, और जन भागीदारी से मिला करके वो बैडमिंटन स्टेडियम बनवा दिया, वाह। जो 96 से पेंडिंग था। पेंडिंग था, हाँ हाँ। तो और एक बड़ा मैं कहूँगा कि हॉल, अच्छा बड़ा एक हॉल बन गया। तो ऐसे 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आपने शुरू किया। प्लान कर दिए और वो जी। आगे जा कर के लोगों के लिए, शहर के लिए कहीं बहुत न कहीं एक काम आता है। अच्छी चीज़ रही। तो मैहर का मेरी पोस्टिंग मुझे बड़ी मतलब आज तक मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत चेरिश करता हूँ मैं उस हम्म, पीरियड को। हम्म, और मतलब पहली पोस्टिंग थी, थोड़ा लड़कपन भी था, थोड़ा रॉ भी थे, हम्म, लेकिन मतलब फर्म भी थे बहुत। फर्म भी थे कि हाँ जो करना है वो जी। करना है, उससे दाएं बाएं नहीं होना। तो जीवन का एक बड़ा अहम पड़ाव होता है सर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश। तो आपकी जीवन संगिनी जो हैं जी, वो क्या वो भी वर्किंग हैं या? नहीं वो होम मेकर हैं और अच्छा। बच्चों को पूरे अच्छे दायित्व से हाँ हाँ। बड़ा संभालते हैं। और वाह। मेरे 2 बच्चे हैं, तो जी दोनों को घर पे और घर के पूरे दायित्वों को बड़े अच्छे जी से जी। वो तो ये जो संभाल। अंडरस्टैंडिंग जी। है, कई युवा भी ये समझना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का जो मंत्र है कि मैं भी विवाहित हूँ, मैं ये मानता हूँ कि धैर्यपूर्वक एक दूसरे को सुनना, जी। समय देना, और जिस समय कोई एक क्षुब्ध हो, किसी कारण से नाराज़ हो, तो एक को बहुत कूल होकर उनको वक्त देना, उनको सुनना, उनको समझना। आप क्या मानते हैं कि क्या अ, चीज़ें और इसमें ऐड ऑन करेंगे आप? चूँकि मैरिड लाइफ में खास करके इंडिया का जो सेटअप है, नॉर्थ इंडिया का, 2 फैमिली की मैरिज होती है और 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो होता है, तो हमेशा 2 फंडामेंटल डिफरेंट थॉट के लोग मिलते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के चॉइसेस के प्रति सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। हम्म, और जैसा आपने कहा कि अगर हम दोनों लोग पोजीशन लें कभी मैरिड लाइफ में, तो हमेशा चीज़ें बिगड़ती है। हम्म, तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी बात हो तो शांतिपूर्वक उसको बड़ा धैर्य से, मैं हमेशा इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि धैर्य से सुन करके, और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि हम हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करें। हम्म। कई बार चीज़ों का जवाब नहीं देना, चीज़ों का खुद आंसर दे क्या बात देता है। है, बहुत अच्छी बात कही तो आपने। वो धैर्यता से चीज़ों को हैंडल करने से हमेशा चीज़ें मैरिड लाइफ में बड़ी सेटल रहती है। सेटल रहती हाँ, और ठीक से चीज़ें हम्म, चलती हैं। बिल्कुल ठीक बात और है। जहाँ तक समय देने की बात है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम्म, जब आप डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स में होते हो, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स में होते हो, तो कई बार आप समय नहीं दे पाते। मुझे कोविड का टाइम ध्यान है, 2020 के कोविड में जब हमें मैं सिविल सप्लाईज़ में एमडी था,
तो उपार्जन उस समय चल रहा था और स्थितियाँ बड़ी विषम थी। पहली बार ये पूरे जी। विश्व ने ऐसा परिस्थिति देखी थी। तो मैं घर पे भी रह के घर पे नहीं था। मतलब लगभग मैं 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आई यूज्ड टू बी कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली। बट क्योंकि उपार्जन इतना बड़ा, और उस साल आपको ध्यान होगा लगभग 130 लाख टन हम लोगों ने आपने उपार्जन करा था। तो वो इतना मैसिव सप्लाई चेन का, और स्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। तो वो समय देना पॉसिबल नहीं था। और वहीं कई सारे लोगों के पास पूरा दिन समय था, क्योंकि सब कुछ बंद था और वो अपने ऑफिसेज नहीं जा पा रहे थे प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो बड़ा दुखद लगे। लेकिन वो जो आउटपुट था सरकार के लिए, जनता के लिए, वो बड़ा सुखद था। वो बहुत सुखद था। तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ कई बार कंपनसेट होती। हाँ। इतनी व्यस्तता के बीच में सर अपने को रिलैक्स करना भी बड़ा ज़रूरी है जी। और ये इसके हर व्यक्ति के अपने मैकेनिज़्म हैं इसके लिए। आप क्या करते हैं जब काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं या बड़े चैलेंजिंग टास्क के बाद? क्या आपका मोड ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? मेरा मोड ऑफ रिलैक्सेशन में तो एक तो अपने मित्रों के साथ बैठना, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करना, प्लस मुझे कुकिंग का थोड़ा शौक है। अरे वाह। जी। और भले मैं कुकिंग नहीं करूं, बट क्या कुक करना है, कैसे करना है, उसमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहता है। हाँ। प्लस मैं थोड़ा सा कॉफ़ी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, कॉफ़ी बनाएं कैसे, मुझे वो शौक है। एक मेरा एरिया वो है। तो कैफ़ेज़ भी मैं जाता हूँ भोपाल में, अगर कुछ नया खुलता है तो आई लाइक टू एक्सप्लोर। अरे वाह। तो वो तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सपर्ट के नाते भी आप कॉफ़ी पीते होंगे वहाँ, क्योंकि नॉट एक्सपर्ट, मैं भी इवैल्यूएट करता हूँ और एक्सप्लोर काफ़ी के शौकीन के नाते। तो और मुझे अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स और उनके जो कलीग्स हैं उनके साथ में बैठ करके डिस्कस करना। और थोड़ा बहुत मैं इंटरनेट सर्फिंग भी करता हूँ। टेक्नोलॉजीज़ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नया चीज़ है, वो एक्सप्लोर करने का प्रयास करता हूँ। जी। तो अभी आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? एआई रिडन कुछ चीज़ें देख रहे हैं या और कुछ भविष्य में झांक रहे हैं कि तकनीक का चेहरा आने वाले 10-15 सालों में कैसा होगा? जी, अभी जो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस में बहुत मैसिव यूज़ होगा और बड़ा पॉजिटिवली। तो उसके क्या टूल्स हो सकते हैं, क्या टूल्स अवेलेबल हैं, उस पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो वो आइडिया ये रहता है कि इन चीज़ों को कैसे हम अपने वर्क प्लेस में या अदरवाइज़, और प्लस मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं कई बार जॉट डाउन करता रहता हूँ कि गवर्नमेंट में अदर डिपार्टमेंट्स में क्या हम इनिशिएटिव सोच सकते हैं, ले सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तो बात चूँकि मैं पहले इससे पहले MPSC-DC में था जी, और पूरा स्टेट का टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और IT प्रोजेक्ट्स देख रहा था, तो वहाँ का लैंडस्केप बड़ा वाइड और बड़ा ही लगभग सभी डिपार्टमेंट को छूने जैसा था। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आयामों में आप टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा रहता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन गवर्नेंस में कैसे और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा ये मेरा रुचि का सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया सर। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों के साथ। आगे जीवन को आप किस तरह देखते हैं? एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स की थ्योरी रहती है, या आपको लगता है जैसे थ्योरी ऑफ कर्मा, जिसके आप बहुत शुरू से बिलीवर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है, कर्म ही ईश्वर है, काम ही पूजा है, इससे बड़ी चीज़ नहीं है। करीब करीब आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं अपनी सेवा का, और जिस तरह का आपका एक टेक्नोक्रेट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तो आपके लिए तो नेवर एंडिंग है सर लाइफ। बहुत सारे आयाम हैं। पोस्ट आपकी सेवा समाप्ति के बाद भी बहुत कुछ आपके लिए खुला। कैसे देखते हैं जीवन को आप? मैं, जैसा आपने कहा कि वर्क इज़ वर्शिप की थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि जो भी जहाँ भी हैं आप बेस्ट देने की कोशिश करें और पॉजिटिव माइंडसेट से करें। और मेरा हमेशा मानना है कि एज अ ब्यूरोक्रेट हमें डिसीजन मेकिंग पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि हम डिसीजन जब लेते हैं तो चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो डिसीजन हम लेके आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा जो इन्वायरमेंट है हम अपने सराउंडिंग में बहुत पॉजिटिव रखते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे जिस भी ऑफिस में हम रहते हैं उसको बहुत पॉजिटिवली करते जाते हैं। तो मैं कोई करियर प्रोग्रेशन कभी ड्रॉ नहीं करता, जो चीज़ें जैसे आती जाती हैं उसको अच्छे से करते जाए, यही सबसे बड़ा मंत्र है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि वो युवा जो इस समय आपको सुन रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका मंत्र उनके लिए क्या हो, क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, प्रेशर बहुत है पेरेंट्स का, सोसाइटी का। आज जितना मुझे याद है, मेरे
समय में कॉलेज में नहीं पूछा जाता था कि आप क्या नौकरी करोगे, आपका पैकेज क्या होगा, लेकिन आज तो ये बहुत ही सामान्य सवाल है कि जी 12th के बाद ही पूछा जाने लगता है कि बगल वाले मुन्नू का पैकेज इतना है, गुड्डू यहाँ तक पहुँच गया है। ऐसे में उनसे आप क्या कहेंगे, वो क्या छोड़ें क्या पकड़ें, डिसिप्लिन का किस फॉर्म को अडॉप्ट करें, किस तरह से अपने को शेप अप करें आने वाले जी चैलेंजेस के लिए? बेसिकली जो भी कुछ हम करियर का रास्ता तय कर रहे हैं, हम्म, थोड़ा सा हम अर्ली सोचें हम्म, कि क्या हमारे लिए सूटेबल होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा। उसके लिए खूब मेहनत करें, हम्म, इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करें और पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के साथ में मेहनत करें। हम्म, क्योंकि कई बार हम मेहनत करके गोल के 90% 95% तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है हम्म, वो हमें कहीं ना कहीं वापस ले आता है। हम्म, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने परिवार को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखें, हम्म, क्योंकि परिवार एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो सबसे पहले आपके लिए खड़ा होगा। आपके लिए खड़ा हो। तो परिवार को हमेशा अगर हम कॉन्फिडेंस में रख करके जो भी तय कर रहे हैं हम्म, उसको अगर हम तय करके बताएंगे कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं हम्म, और ये हमारा रास्ता होगा, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार अपने बच्चे के ग्रोथ में रोड़ा बनता। हम्म, 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 अगर वो आप और अगर आप पॉजिटिवली मेहनत करेंगे हम्म, चीज़ों के लिए, तो एवरेज स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं, दे सक्सीड इन द लाइफ, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे, वो नहीं कर अटक पाते जाते हैं जी। कई बार। तो ये चीज़ें तो हैं कि मुझे ध्यान है, मैंने सिविल सर्विसेज में एक अटैम्प्ट ड्रॉप किया था, तो मैंने सबसे पहले कॉल करके कहा मैं इस कारण से इस बार अटैम्प्ट नहीं देना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत पॉजिटिव सपोर्ट चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा ठीक है बिल्कुल कर लीजिए। तो वो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमेशा हाँ, बूस्टअप करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सर आनंद आया आपसे थैंक यू बात करके, बहुत अच्छा लगा। एक जी कूल, काम, एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी है आपकी, जीवन को आप बहुत समझते हैं और उतना ही एक्सप्रेशन आपका क्लियर है, और ये आपके भीतर की क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी को शो करता है कि आप चीज़ों को पूरे नियंत्रण में रखना आपकी हॉबी है, आपकी शैली है। और यही वजह है कि जीवन में डायलमा के लिए जगह नहीं है, आपके चेहरे पर एक स्थिरता है। जैसे कोई मेडिटेशन करने वाला योगी होता है कि उसे क्लियर है कि वो तनाव को कैसे रोकना है, उसका मैकेनिज़्म वो बहुत अच्छे से जी समझता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत थैंक यू शुभकामनाएं थैंक आपके यू आने वाले जी जो साल हैं, लगभग लगभग मोर देन 2 डिकेड्स और उसके आसपास, कि जी आप एक अच्छी यात्रा के साथ, शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ें। तो ये थे एक्साइज कमिश्नर मध्य प्रदेश के अभिजीत अग्रवाल जी, जो 2010 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।